टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने फिर से हिंदू धर्म पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने हिंदू धर्म को एक धोखा करार दिया है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयानों को आधार बताते हुए हिंदू धर्म को धोखे के रूप में स्थापित करने की कोशिश की बात कही है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान ऐसे समय में सामने आया जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उन पर लगाम लगाने की बात करते दिख रहे हैं। तो हिंदू धर्म पर चोट काट देगा अखिलेश के वोट, आज ये सवाल बड़ा है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित बयान देते हैं और एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर एक बार फिर बयान देते हुए कहा कि हिंदू धर्म धोखा है। कभी रामचरितमानस तो कभी सनातन पर टिप्पणी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से अपने बयानों की वजह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बयान पर समाजवादी पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि यह स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान है और पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अब समाजवादी पार्टी के अंदर ही इनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई जा रही है। तो जो राजनीतिक जानकार है वो लगातार यही बताते हैं और यही कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ये जो बयान है ये सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके बावजूद भी आखिर समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। अजय इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए, विवादित बयानों के राजा स्वामी, अब स्वामी प्रसाद मौर्य को इन्हीं नामों से ज्यादा जाना जाता है। आखिर लगातार वो सनातन और हिंदू धर्म पर टिप्पणी करके क्या हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या संदेश पहुंचाया जा रहा है? समाजवादी पार्टी ने एक एडवाइजरी भी जारी की थी कि कोई भी किसी भी धर्म विशेष की बातें नहीं करेगा, लेकिन एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुले मन से कल जंतर मंतर पे उन्होंने हिंदू धर्म को एक धोखा की संज्ञा दी। और सबसे बड़ी बात ये भी निकल के आई कि उन्होंने हिंदू धर्म को केवल धोखा ही नहीं कहा, उन्होंने अपनी बात को और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और यहाँ तक कि मोहन भागवत की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि अगर वो कहते हैं तो वो विवादों में नहीं आता, अगर हमने इस बात को कह दिया तो ये विवादों में आने की बात कहती है। जो आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान हमेशा विवादों में रहने की एक बड़ा रीजन ये कि इससे पहले रामचरितमानस को लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था, जो कि काफी उस समय सुर्खियों में रहा और विवादों में रहा। उसके बावजूद भी अभी पिछले दिनों ब्राह्मण महापंचायत की अधिवेशन था, जिसने समाजवादी पार्टी से उनको सख्त हिदायत दी गई थी कि ऐसे बयानों से बचें, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा का बयान फिर से जारी किया। जी बिल्कुल, देखिए अजय, जिस तरीके से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान समाजवादी पार्टी को एक बड़ी कहे कि वोट बैंक में नुकसान कराते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी कैसे तूल दे रही है? ये आपको बता दें कि 2024 का एक तरह से चुनावी बिगुल बच चुका है, तो कोई भी पार्टी किसी भी मुद्दे को लेकर बोलने से गुरेज करे, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है जो कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी के सामने सबसे बड़ा विपक्ष है और उसके यहाँ से इस तरह की बयानबाजी है, तो जायज बात है बीजेपी के नेता या विपक्ष के जो भी लोग वो इसे आड़ो हाथों लेंगे और बीजेपी कोई भी मौका इस पर चूकना नहीं चाहती। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को डिम्पल यादव ने सीधे ये कहा ये उनका निजी बयान है, इससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अजय, ऐसी बयान देके समाजवादी पार्टी पल्ला तो नहीं झाड़ सकती है ना, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इन्हें एक बड़ा और अहम पद दिया है राष्ट्रीय महासचिव का। ऐसे में आखिर इन पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है? आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य वैसे भी राजनीतिक के पुराने खिलाड़ी और स्वामी प्रसाद मौर्य का इतिहास है काफी एक सीनियर लीडर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन वो पिछले समय से काफी कुछ बयानबाजी करते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी इनसे आखिर नकेल कैसे करते। हाँ, अखिलेश यादव या बाकी विपक्ष पार्टियों ने भी इनको इस बात के लिए कहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही, अखिलेश यादव ने ब्राह्मण महापंचायत के तहत इनको सीधा संदेश दिया था कि अगर कोई इस तरह की बयानबाजी से वो गुरेज नहीं करेंगे तो फिर शायद उन पे कड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी
लेकिन देखिए अजय, 2024 का चुनाव नजदीक है और हर एक पार्टी हर एक वर्ग को साधने का प्रयास कर रही है। अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले को साथ लेके चल रहे हैं, जिसमें ए में उन्होंने अगड़ा भी इंक्लूड किया है। और स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान 2024 में किस तरीके से समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है? यही नुकसान की बात तो सबसे बड़ी बात बता दें कि अभी बीजेपी पार्टी जो है इसको एक बड़ा मुद्दा बना चुकी है। आपने बिल्कुल। देखा होगा कि रवि किशन जो कि गोरखपुर से सांसद, उन्होंने यहाँ तक ही कह दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य को कि उन्हें पागल खाने की संज्ञा दी, यानी कि दिल्ली और आगरा की संज्ञा से नवाजा है। ये दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान उनके बाद ये भी आया है कि वो ये कहते हैं कि हम अयोध्या की बात कर रहे हैं, अयोध्या में लोग पाखंड कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पे पाखंड कर रहे हैं, हमने उसको लेकर ये बयान दिया था। लेकिन इस तरह की बयानबाजी से शायद वो हिंदू धर्म के वोटों से गुरेज करने की बात हो जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अजय इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से हिंदू धर्म को धोखा करार दिया है, अब इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ क्या एक्शन लेती है, अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। रामलला, राम मंदिर और धर्म, इन तीन बिंदुओं के इर्द गिर्द बीजेपी का चुनावी प्लान बुना जा रहा है। तैयारी 22 जनवरी के बाद से ही शुरू हो जाएगी और अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद दर्शन पूजन के इच्छुक लोगों के लिए सहारा बीजेपी बनेगी। देश भर की 543 लोकसभा सीटों से करीब 2.5 करोड़ लोग अयोध्या लाए जाएंगे। यहां रामलला के दर्शन और अयोध्या घूमने के बाद अपने अपने शहरों के लिए वो वापस लौटेंगे। वहीं इस दौरान उन्हें बताया जाएगा कि कैसे बीजेपी ने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी, क्या स्वरूप कल था, क्या हो चुका है, इसका फायदा आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक आधार क्या होने वाला है। पार्टी की रणनीति के मुताबिक टारगेट यह है कि हर लोकसभा सीट से 5-5 हजार लोगों को तिथिवार यहां लेकर आया जाएगा। करीब 3 महीने में 1 करोड़ लोगों का दर्शन पूजन कराया जाएगा। इसके लिए सांसदों, विधायकों को बड़ी और अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो हर लोकसभा क्षेत्र से 5,000 लोगों को बुलाने का प्लान भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और इसकी जिम्मेदारी सभी सांसदों और विधायकों को दी गई है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर यह बताने का प्रयास करेगी कि जो राम मंदिर निर्माण में उनका प्रयास है बीजेपी का, वो कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण है। फोन लाइन पर दिवाकर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए दिवाकर, अगर हम मौजूदा राजनीति पर गौर करें तो राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जिसे चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो उठाते हुए नजर आते हैं। और अब तो भारतीय जनता पार्टी ने सभी सांसदों, विधायकों को एक लक्ष्य दे दिया है कि हर लोकसभा सीट से 5,000 लोगों को दर्शन कराया जाए, पूजन कराया जाए। इसके जरिए क्या हासिल करने का प्लान है बीजेपी का? बिल्कुल, आपको मालूम होगा कि बीजेपी शुरुआत से ही राम मंदिर मुद्दा बने, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी हो या उसके बाद के जो अध्यक्ष है या फिर जो रणनीतिकार है बीजेपी के, संघ जो है वो भी, क्योंकि बीजेपी का ही एक प्रकार देखा जाए तो बैकबोन है, तो जाहिर बात है संघ भी कहीं के धर्म को लेके ही आगे बढ़ती नजर आती है। अब ऐसे में क्योंकि बीजेपी ने इतना बड़ा एक जीत जो है हासिल की है, या फिर कोर्ट का जो फैसला में आया है राम मंदिर वहीं बनाया जाए और राम मंदिर बन के लगभग तैयार है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है रामलला की प्रतिमा की। तो जाहिर बात है कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, हाल ही में होने वाला है। तो अब ऐसे में अगर राम मंदिर का मुद्दा करवाया जाता है, राम मंदिर का जो जीत हुई है राम मंदिर को बनाने की, तो उसको अगर उनके जहन में आए, यानी कि वोटों का ध्रुवीकरण अगर किया जाता है तो कहीं के बीजेपी का फायदा होगा। यही वजह है कि बीजेपी के रणनीतिकारों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मंदिर से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। अब हर विधायक और सांसद को एक टारगेट दिया गया है कि अपने क्षेत्र से 5,000 लोगों को कम से कम राम मंदिर का दर्शन कराए। यानी कि अगर 5,000 लोग जाते हैं राम मंदिर में, तो कहीं कि उनको दिमाग में, उनके जहन और उनके दिलो दिमाग में ये चीज बैठेगी
कि बीजेपी के गवर्नमेंट में ही राम मंदिर बना, बीजेपी की और संघ की जो एक कवायद रही है, जो एक लड़ाई रही है राम मंदिर के लिए, उसकी वजह से राम मंदिर बना। तो कहीं ना कहीं भावुक तौर पर बीजेपी जुड़ेंगे, और अगर भावुक तौर पर बीजेपी बीजेपी के 2024 के लोकसभा चुनाव में फायदा होगा। बिल्कुल ठीक कहा दिवाकर। देखिए, राम मंदिर के जरिए लगातार भारतीय जनता पार्टी इस पर श्रेय लेती हुई नजर आती है, तो वही विपक्षी दल भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये जो राम मंदिर का श्रेय बीजेपी ले रही है, ये सुप्रीम कोर्ट की देन है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ऐसे में बीजेपी तो लगातार इस मुद्दे को बड़ा बना ही रही है कि उनके कार्यकाल में राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर जनता को सौंपा जा रहा है। लेकिन 24 का चुनाव नजदीक है और ये मुद्दा जोर शोर से उठेगा। विपक्षियों के लिए ये कितना बड़ा परेशानी का सबब बन सकता है? बिल्कुल, देखिए, विपक्षियों को आगे लाना ही पड़ेगा। ये सियासत हो गई है कि किसी को बुलाया गया, किसी को नहीं बुलाया गया, आपने देखा होगा काफी ज्यादा। लेकिन कहीं न कहीं राम मंदिर का मुद्दा हमेशा से ही बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा है, और अब जबकि राम मंदिर बनकर लगभग तैयार है और लोकसभा चुनाव को पहले कहीं प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तरीके के दर्शन के लिए, इस बात है कहीं कि बीजेपी इसका श्रेय लेगी। अगर बीजेपी श्रेय लेगी तो ये विपक्ष के लिए कहीं न कहीं एक बड़ा घातक साबित होगा। कहीं न कहीं विपक्ष जो है वो इससे धराशायी हो सकता है। यही वजह है कि विपक्ष के लिए परेशानी का सबब जो है वो बना हुआ है राम मंदिर। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दिवाकर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं लगातार ग्राउंड जीरो पर एक्टिव रहने वाले हमारे सहयोगी शक्ति भी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए शक्ति, लगातार राम मंदिर का मुद्दा प्रदेश और देश की सियासत में जोरदार तरीके से सुनने को मिल रहा है, और अब तो 1 महीने से भी कम का समय बचा है। तैयारियां कैसी देख रहे हैं आप? किस तरीके से युद्ध स्तर पर तैयारियां हो रही हैं? तैयारियों की अगर हम बात करें, दिनों रात यहाँ पे तैयारी चल रही। जो अधिकारी हैं वो रात में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे ऐसे काम कर रहे हैं यहाँ पे, और लगभग तैयारियां जो है अयोध्या की वो कंप्लीट हो चुकी हैं। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेके चाहे 30 दिसंबर की बात अगर हम करें तो तैयारियां एकदम जोरों शोरों पे है यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है, यानी कि तैयारियां जोरों शोरों से है। इस दौरान लगातार इस मुद्दे पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो श्रेय ले रही है, लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने 5000 लोगों को दर्शन करवाने का एक बड़ा लक्ष्य स्थापित किया है। उसके लिए क्या तैयारियां की जा रही है और ये दर्शन का कार्यक्रम कब से शुरू होगा? दर्शन का कार्यक्रम 30 दिसंबर से लेकर दर्शन का कार्यक्रम स्टार्ट कर देंगे, और 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद में माननीय योगी जी और मोदी जी पहले प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करके जो वीआईपी हैं सब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करके उसके बाद में उसके दूसरे या तीसरे दिन से जितने भी नॉर्मल आदमी हैं उनको सबको दर्शन करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए शक्ति, अयोध्या में 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। रोड शो के लिए तैयारियां भी की जा रही है। इस रोड शो से क्या संदेश देने का काम किया जाएगा? 2024 का चुनाव सर पे है जी, उसकी तैयारियों को लेके अयोध्या एक ऐसा मुद्दा है कि बीजेपी का सबसे अच्छा मुद्दा अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा था उनके पास में, उसी को लेके भुनाने का कार्य कर रही है बीजेपी। और रोड शो की बात करें तो वो अपना दल बल दिखाना चाहती कि हम इस तरीके से अयोध्या में कार्य कर रहे हैं, और राम भक्त जो भी हैं पूरे देश विदेश में सबको एक साथ में जोड़ने का कार्य बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें वो 30 दिसंबर को बड़ी जनसभा कर रहे हैं। और बड़ी जनसभा यहाँ श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उद्घाटन करने के बाद बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ अयोध्या वासी और देशवासियों को वो देंगे। बिल्कुल, जैसे कि शक्ति लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम की नगरी अयोध्या पहुंचेंगे, विशाल रोड शो करेंगे, और क्या कुछ सौगात अयोध्या वासियों को मिलने वाली है उस दिन? अयोध्या वासियों को तो काफी सौगात मिलने वाली। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरीके सज रही है। यहाँ पे अयोध्या में जितने भी अगर हम किसी से भी बात करते हैं तो सब में हर्षोल्लास का माहौल दिख रहा है। अभी कल ही हम गए थे अयोध्या में और वहाँ पे हमने बात की तो वहाँ पे चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे छोटा सा कोई काम करने वाला हो या टीचर हो, एक टीचर ने बोला कि हम अपने रायबरेली से आएंगे, कम से कम 50,000 जनता को लेके आएंगे। प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर है, उसको बन के तैयार हो रहा है। जो लोगों का संघर्ष रहा 500 वर्षों का, जो भी संघर्ष रहा है वो पूरा हो रहा है अयोध्या में। और
सबसे बड़ा मुद्दा ये है प्रभु श्री राम जी का मंदिर। उसके लिए सारे देश और विदेश सब जगह पे हर्षोल्लास का माहौल दिख रहा है। पूरे अयोध्या दुल्हन की तरीके सजाई जा रही है। बिल्कुल, देखिए शक्ति, एक आपने सही जिक्र किया कि 500 सालों का लंबा इंतजार सभी देशवासियों को, सभी को करना पड़ा, तब जाके अब भगवान रामलला अपने घर पर विराजमान होंगे। ऐसे में हर्षोल्लास तो लगातार देखने को मिल ही रहा है, लेकिन सुरक्षा किस तरीके से की गई है? सुरक्षा की बात करें तो दिन प्रतिदिन सुरक्षा जो है वो और भी बढ़ाई जा रही है। 22 जनवरी के दिन 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद की जा रही है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बैठक पे बैठक कर रहे हैं, लगातार अयोध्या में दौरे पे दौरा कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी जो हैं, चाहे सीबीआई को हो, क्राइम ब्रांच हो, जितने भी हैं खुफिया विभाग है, सबको बिठा के सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पे बहुत मीटिंग की जा रही है, बहुत बड़ा कार्य किया जा रहा है। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात है। कोई भी छोटी सी भी चीज नहीं ऐसे कोई होती है कि जिससे हलचल कोई दिक्कत हो। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद शक्ति तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अयोध्या को लेकर बीजेपी ने मेगा प्लान बना लिया है, लेकिन हमारे सहयोगी लगातार ये जानकारी देते हुए नजर आए कि अयोध्या में युद्ध स्तर पर लगातार काम जारी है। हर्षोल्लास का माहौल लोगों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है जब भगवान रामलला अपने घर पर विराजमान हो जाएंगे। तो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने वाली है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान होंगे और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत विपक्ष दलों के कई नेताओं को न्योता भेजा है। वहीं कन्नौज के बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने ट्रस्ट को चिट्ठी लिखकर सपा नेताओं को न्योता नहीं देने की मांग की थी, जिस पर अब डिंपल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि बीजेपी की ओछी मानसिकता है कि वो कह रही है कि सपा नेताओं को इस कार्यक्रम में ना बुलाओ। ये सरकार राम राज्य की बात करती है, लेकिन वो भेदभाव भी करती है। इस दौरान डिंपल यादव ने आगे कहा कि अगर हमें निमंत्रण आएगा तो हम जरूर जाएंगे, और अगर नहीं आया तो हम बाद में जाएंगे। इस दौरान डिंपल यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए और क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी की पार्टी के विचार नहीं हैं, और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। लंबे समय से इंतजार था, पूरे देश को इंतजार था, पूरी दुनिया को इंतजार था, और मुझे तो बचपन से इंतजार था कि कब ये होगा। तो मुझे लगता है कि इस देश का, इस सदी का सबसे बड़ा काम होने जा रहा है, और हम लोग तो बहुत खुश हैं। और फाइनली जो है, जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो रहा है। 22 तारीख को प्रभु श्री राम का पट खुल रहा है। पूरे दुनिया में हर्ष का माहौल है। विपक्ष को भी निमंत्रण जा रहा है और विपक्ष भी तैयार है आने को। हाँ, विपक्ष को तो सबसे पहले जाना चाहिए। तो देखिए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सियासत तेज हो गई है। वहीं डिंपल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजय राजन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए संजय, अभी तक तो राम मंदिर को लेकर सियासत होती थी, लेकिन अब इनविटेशन को लेकर भी सियासत हो रही है। आखिर इनविटेशन को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है संजय? जाहिर सी बात है, अगर सदी की सबसे ऐतिहासिक घटना कही जाए तो 22 जनवरी को जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है सारे सियासी दल चाहते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व हो, क्योंकि ये सिर्फ मंदिर का ही मामला नहीं है, बल्कि सूबे से लेकर के देश की सियासत की धुरी रहा है ये पूरा मामला राम मंदिर आंदोलन। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी, जो कि सूबे में सत्ता पर भी रही है और पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, उनको अगर इन्विटेशन नहीं आता है तो जाहिर सी बात है इस पर सवाल खड़ा होगा। हालांकि अखिलेश यादव से जब भी पूछा गया है कि क्या वो इस आयोजन में जाएंगे, तो उन्होंने भी साफ तौर पर ये कहा है कि अगर मुझे बुलाया गया तो मैं जा सकता हूँ। लेकिन डिंपल यादव सांसद, जो अखिलेश यादव की धर्मपत्नी भी है, उन्होंने अब सवाल खड़े कर दिए हैं कि बीजेपी भावपूर्ण तरीके से लोगों को आमंत्रित कर रही है इस पूरे आयोजन में। जाहिर सी बात है सियासत की धुरी रहा है अयोध्या और वहाँ का राम मंदिर। इसमें हर कोई चाहता है कि राजनीति की रोटी सेक ली जाए। हालांकि जो जानकारी मुझे मिल रही है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जिनको भी आमंत्रण दिया जा रहा है वो राष्ट्रीय दलों की हैसियत से ही उनके नुमाइंदों को इसमें आमंत्रित किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी चूंकि राष्ट्रीय दल नहीं है, लिहाजा लिस्ट से उनको बाहर रखा गया है। लेकिन बात तो है ही
लोकसभा चुनाव का आगाज होने वाला है। ऐसे में कहीं ना कहीं सारे सियासी दल राजनीति की रोटी सेकने की कोशिश करेंगे और इसी कड़ी में इस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए संजय, अब बीजेपी के ही सांसदों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। एक सांसद ट्रस्ट को चिट्ठी लिखकर ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को निमंत्रण में ना बुलाया जाए, तो वही दूसरी तरफ निरहुआ कहते हैं कि भैया समाजवादी पार्टी को तो बुलाना ही चाहिए। आखिर वो भी तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से राम मंदिर पर एक लंबा संघर्ष किया है, तो संघर्षों की कहानी समाजवादी पार्टी तक पहुंचनी चाहिए। मुस्कान, निश्चित तौर पर विचारों को लेकर द्वंद्व की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है। सुब्रत पाठक जो बीजेपी के सांसद है, उन्होंने तो साफ तौर पर ये कहा है क्योंकि मंदिर आंदोलन में कई जो वहां पर कारसेवक थे उनके मौत हुई थी गोलीकांड को लेकर के, इसलिए ऐसे आयोजनों में समाजवादी पार्टी को दूर रखना चाहिए क्योंकि उस पूरे मामले के केंद्र बिंदु में समाजवादी पार्टी रही थी। हालांकि निरहुआ की बात भी अपनी जगह है कि एक वैचारिक द्वंद्व की बात अलग हो, लेकिन ये दिखाने की आवश्यकता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और उनके सरकार की कोशिशों से किस तरह से राम मंदिर वहां पर तामील हुआ है और रामलला उसमें विराजमान हो रहे हैं। विरोधियों को निश्चित तौर पर उसमें शामिल किया जाना चाहिए जिससे एक नजीर बने। हालांकि आप देखेंगे कांग्रेस के जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया गया है, सुधीर रंजन चौधरी को बुलाया गया है, सोनिया गांधी जी को भी आमंत्रण गया है। तो एक पैमाना जो ये तय किया गया है कि राष्ट्रीय दलों के ही नुमाइंदों को इस आयोजन में बुलाया जाएगा, संभवतः वो मुझे सही लगता है। हालांकि ये बात अलग है कि पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते सूबे के सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी इस आयोजन में आमंत्रित जरूर किया जाना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए ये तो लगातार दलील दी जा रही है कि सभी जो राष्ट्रीय दल है उनको बुलाया गया है, लेकिन यूपी के लिहाज से समाजवादी पार्टी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के बाद कोई बड़ी पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। क्या ऐसा हो सकता है कि आगामी आने वाले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी को भी न्योता भेजा जाए? देखिए, कई चीजें हैं। एक तो समाजवादी पार्टी के भीतर ही आप द्वंद्व देख सकती है। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन धर्म को लेकर के उल जलूल बयान देते हुए नजर आते हैं। ब्राह्मण महासभा की जो बैठक हुई थी उसमें अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा था कि पार्टी के अंदर इस तरह की विचारधारा का कोई जगह नहीं है और इस तरह के बयानों पर वो रोक लगाएंगे। लेकिन फिर उसके 24 घंटे के भीतर ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दे दिया। तो सनातन धर्म को लेकर के लगातार आक्रामक जो तेवर है उसकी वजह से भी भारतीय जनता पार्टी में द्वंद्व के हालात हैं कि ऐसे आयोजनों में जबकि समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं पर कोई अंकुश नहीं लग रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं पर, तो फिर ऐसे आयोजनों में उनके बुलाने का क्या औचित्य है। कुल मिलाकर के अभी तो सियासी खेल शुरू हुआ है। मंदिर आंदोलन अपने जगह है, मंदिर की स्थापना अपने जगह है, रामलला का विराजमान होना अपने जगह है, लेकिन सियासतदान तो सियासत करेंगे ही मुस्कान, चाहे जो भी व्यवस्था दी जाएगी। बिल्कुल राजन, ठीक कहा आपने कि अभी कई दशकों तक और धर्म की राजनीति में जो दखल है वो देखने को मिलेगी। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए किसानों के मुद्दे को उठाने से बनी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी कड़ाके की सर्दी के बीच राजधानी लखनऊ से अपनी सियासत को और तेज करने का इरादा लिए हुए हैं। आरएलडी राज्य पुलिस भर्ती में आयु की छूट और किसानों के बकाया गन्ना भुगतान समेत कई मुद्दों को लेकर योगी सरकार को घेरने के लिए आज लखनऊ में पैदल मार्च करती हुई नजर आई। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली है। पुलिस ने बैरिकेड कर सभी को पार्टी कार्यालय के बाहर रोक दिया। इस दौरान आरएलडी नेता रोहित अग्रवाल समेत तमाम नेता मौजूद रहे। तो राष्ट्रीय लोकदल ने आज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई है और आज साफ तौर पर कहा जाए तो आरएलडी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है सरकार के खिलाफ। इस दौरान किसानों के बकाया मूल्यों के भुगतान करने की बात की गई है और आरएलडी के जो सभी कार्यकर्ता है वो गांधी प्रतिमा तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर सभी कार्यकर्ताओं को रोक दिया है। तो राष्ट्रीय लोकदल का आज प्रदर्शन देखने को मिला है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, हर एक पार्टी जमीनी स्तर पर सक्रिय हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए राजेश यादव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए राजेश, 2024 का चुनाव नजदीक है, हर एक पार्टी धरातल पर सक्रिय हो चुकी है। कोई जनता के बीच पहुंच रही है तो कोई सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज आरएलडी लखनऊ की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ मांग उनकी तरफ से उठाई गई है? जी, जहाँ तक बात करें आरएलडी की, तो आरएलडी के जयंत चौधरी ने निर्देश दिया था कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है और
किसानों के लिए समर्थन मूल्य जो वादा की थी सरकार ने उसको पूरा नहीं किया। उसी को लेकर आज आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने भारी मात्रा में भारी एकदम जोश और खरोश के साथ धरना प्रदर्शन शुरू किया। इसको लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वहां पे पुलिस बल ने उनको रोक लिया। दूसरी चीज आपको ये बता दें कि आरएलडी ने 3-4 मांगे थी, जिसमें से उसमें एक मांग ये थी कि गन्ना का जो समर्थन मूल्य था 450 रुपए था, लेकिन उसको सरकार ने अभी तक नहीं पूरा किया। उसके अलावा साथ ही साथ आपको बता दें कि जो घोषित मूल्य आलू के लिए किया गया था, क्योंकि पश्चिम यूपी में किसान जो है ज्यादातर आलू की खेती करते हैं, तो उसके लिए घोषित मूल्य के लिए आरएलडी ने मांग की थी, उसको भी सरकार ने पूरा नहीं किया। उसके अलावा तीसरी मांग ये थी कि अभी हाल ही में पुलिस में भर्ती निकाली गई है, लेकिन पुलिस में जो भर्ती निकाली गई है उसके लिए जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनकी आपको 1 साल कम कर दिया गया, आयु सीमा को 1 साल कम कर दिया गया है। जो युवा पहले से बैठे थे, ताक लगाए हुए थे कि भर्ती निकलने वाली है और उसमें हम भाग लेंगे, तो आज उनके मंसूबों पर बिल्कुल सरकार ने पानी फेर दिया है। इन सब तरह के मुद्दों को लेकर, इन 3-4 तरह के मुद्दों को लेकर आरएलडी धरना प्रदर्शन कर रही थी, जिसको पुलिस बल ने बिल्कुल पूरी तरह से रोक दिया और आगे नहीं बढ़ने दिया। जी मुस्कान जी। बिल्कुल, देखिए राजेश, इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई है, तो क्या आरएलडी का ये प्रदर्शन अभी भी देखने को मिल रहा है क्या? जी देखिए मुस्कान जी, जयंत चौधरी का कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी करती है, जो सरकार वादे की थी, अगर उसको पूरा नहीं करेगी, तो हमारा ये धरना प्रदर्शन लगातार हमेशा जारी रहेगा और सरकार से हम इसको पूरा करवा कर ही रहेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद राजेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए।